अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासर कलामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद हैं नायाब उमरानी। ये वो लड़की है जो इंसानी हकूक़ के आलमी दिन पर इस्लामाबाद में शीरी मज़ाहिरी साहिबा जो कि वफाकी वज़ीर हैं इंसानी हकूक़ की, उनके दफ्तर में गईं तो उनके PSO ने इनको धक्के देकर बाहर निकाल दिया, इनको थ्रेट्स किए। इनकी स्टोरी इंतहाई दर्दनाक है। इनके वालिद साहब ने 4 शादियाँ की थी। पहली 3 जो शादियाँ की वो बलोची खवातीन के साथ की गई। चौथी शादी इनकी वालदा के साथ की गई और उनका ताल्लुक पंजाब से था। ये 5 बहन भाई थे। इनकी 100 करोड़ रुपए की जमीन थी जो कि सिंध जैकबाबाद में मौजूद है। इनके स्टेप ब्रदर्स ने इनसे उस जमीन को हथियाने के लिए इन पर जुल्म सितम शुरू किया। जब ये 6 माह की थी तो इनकी वालदा को पॉइजन जहर देकर मार दिया गया। वालदा यतीम मस्कीन थी, इकलौती थी, कोई उनका बहन भाई नहीं था और वालिद साहब उस वक्त फालिज जैसे मर्ज में मुब्तला थे जिसकी वजह से कोई भी मुद्दई ना बना। जब ये 1.5 साल की हुई यानी ठीक 1 साल के बाद इनके वालिद साहब की नेचुरल डेथ हो गई। इनका सबसे बड़ा भाई जिसको 4 मंजिला छत से धक्का देकर मेंटली और फिजिकली डिसेबल कर दिया गया। दूसरा भाई जिसकी शादी 2014 में हुई, 2015 में उसको और उसकी बेगम यानी इनके भाई और इनकी भाभी को सर में गोलियां मारकर मर्डर कर दिया गया, क्योंकि शादी के बाद अगर बच्चे होते तो वो वरासत के हिस्सेदार बनते। भाई का केस लड़ने के लिए इनकी सबसे बड़ी बहन जो उस वक्त लॉ कर रही थी वो 3 साल तक अदालतों में धक्के खाती रही। कोर्ट की हेयरिंग के बाद जब वो वापस आ रही थी तो उनका भी मर्डर कर दिया गया। जिसका मर्डर किया गया उसके 3 बच्चे थे, उन तीनों बच्चों की किफालत भी ये करती थी, खुद भी छोटी सी थी। एक जो इनकी बहन रह गई उसकी शादी कर दी गई और वो अपने घर वाली है। इनका भाई डिसेबल इनके साथ रहता है। ये उन 4 मर्डर्स का इंसाफ लेने के लिए 2018 से अब तक अदालतों के धक्के खा रही हैं, जबकि हसन नियाजी साहब जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं इनको तमाम लीगल एडवाइजरी फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम कर रहे हैं। मुझे बताइएगा नायाब, ये जो आपकी विरासती जायदाद के जो अफेयर्स चल रहे हैं वो जायदाद कितने करोड़ की है? 1 अरब की है। 100 करोड़ की जी। इसमें कौन लोग हैं जिन्होंने मर्डर किया? आपकी वालदा का पॉइजन दिया, आपकी बहन को मारा, आपके भाई को मारा, आपकी भाभी को मारा, आपके भाई को 4 मंजिला छत से धक्का देकर डिसेबल कर दिया गया मेंटली और फिजिकली तौर पर। वो मेरे स्टेप ब्रदर से और मेरे बाबा का ताल्लुक बलोच कबीले से था और मेरी वालदा पंजाब से थी। बाबा ने जब मेरी अम्मी से शादी की तो बाबा की पहले ही अपने फैमिली में शादियाँ हो चुकी थी। आपकी वालदा के साथ उनकी चौथी शादी थी? जी। तो पहली जो 3 शादियाँ थी वो बीवियाँ कौन सी थी? वो बाबा के अपने खानदान बलोच से थी, उमरानी कबीले से। तो उनको इशू क्या था आपकी मदर से? जब मेरी अम्मी का कत्ल किया गया उस वक्त में 6 मंथ की थी। अम्मी को पॉइजन देकर कत्ल किया गया था। किसने पॉइजन दिया था? स्टेप ब्रदर्स ने। वजह क्या थी उनको पॉइजन देने की? बाबा ने अम्मी के नाम घर किया था, होटल किया था और कुछ जमीनें अम्मी और जो मेरा भाई है उसके नाम किए थे। तो ये जो स्टेप ब्रदर्स और स्टेप मदर्स इनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई तो मेरी अम्मी को पॉइजन देकर कत्ल किया गया। आपके वालिद साहब उस केस में मुद्दई क्यों नहीं बने जब उनकी वाइफ का मर्डर कर दिया गया, पॉइजन दिया गया? बाबा को फालिज का अटैक हुआ था तो बाबा बीमार थे। आपके मदर के कोई बहन भाई नहीं थे, मामू खाला वगैरह? नहीं, मेरी वालदा यतीम थी, माँ बाप भी नहीं थे और भाई बहन भी नहीं थे। इकलौती थी? जी। कुछ टाइम के बाद बाबा भी फोत हो गया तो हम बिल्कुल यतीम हो गए। बाबा की नेचुरल डेथ हुई? जी। हम 5 बहन भाई थे, 3 बहनें 2 भाई। जो बड़ा भाई था उस वक्त उसकी 12 साल एज थी तो उस भाई को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करके परमानेंटली डिसेबल कर दिया। हम बहन भाई जो दूसरे छोटे थे हमसे घर का काम लिया जाता था और हमारे ऊपर हर तरह का जुल्म किया गया। जब हम बड़े हुए तो 2008 में दादा ने हमें जमीनों का विरासत का हिस्सा दिया। फिर जो हिस्सा तकरीबन कितना बनता है? वो हिस्सा जो हमें 2008 में मिला था वो 1 अरब का था। बड़ा भाई तो बेचारा डिसेबल हो गया। जो छोटा भाई था 2008 में हम कराची चले गए। भाई ने हमदर्द यूनिवर्सिटी से ला किया, अपनी स्टडी मुकम्मल कर दी तो फिर हम 2014 में जैकबाबाद अपने इलाके में वापस आए। भाई ने शादी की, फिर से मेरे सौतेले भाइयों की साजिशें शुरू हो गई कि अभी इसने शादी की है और एक वारिस आएगा इस प्रॉपर्टी का। भाई का कत्ल कर दिया। किस तरीके से कत्ल की वारदात हुई जिसमें आपके भाभी और भाई को मारा गया? अम्मी को तो पॉइजन दिया था और भाभी और भाई को दोनों को सर में गोलियां मारी। 2015 में मेरी भाई और भाभी का कत्ल हुआ और इस तरह हमारी सारी जमीनों पर, प्रॉपर्टी पर, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस पर स्टेप ब्रदर्स ने कब्जा कर लिया। फिर मेरी बहन थी एडवोकेट सनम, तो उसने भाई के केस को भी परसू किया और प्रॉपर्टी के केसेस को भी। इस तरह हमें काफी थ्रेट्स दे रहे थे कि आपको भी मार देंगे, जैसे कि भाभी भाई को, अम्मी को मारा। लेकिन सनम बाजी ने केस को परसू किया। खुद भी एक वकील थी? जी, वो भी वकील थी। एक दिन कोर्ट से वापस आ रही थी तो दरवाजे पे ही मेरी बहन को गोलियां मार दी गई। जो पैरवी कर रही थी उस बहन को भी मार दिया गया। अब आप 2 बहनें रह गई और एक भाई। सनम बाजी कोर्ट से वापस आ रही थी, दरवाजा मैंने खोला था तो सनम बाजी को उन लोगों ने मारा। एक गोली टांग में मारी
और दूसरी दिल पे गोली मारी। सनम बाजी के कत्ल के केस में मैं और मेरी बहन, सनम बाजी के 3 बच्चे हम आई विटनेस है। उनकी बेटी भी आई विटनेस है सनम की? जी, सनम बाजी की बेटी भी आई विटनेस है। उसकी उम्र कितनी है? उसकी उम्र अभी जो है 12 साल है। जब उसकी वालदा का मर्डर हुआ था वो 8 साल की थी। यानी कि 8 साल की बच्ची ने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ का मर्डर होते देखा है। जी, जिस भाई को डिसेबल किया गया था तो सनम बाजी के मर्डर से कुछ दिन पहले उसको होटल की छत से दिखा दिया गया ताकि ये भी मर जाए। उसकी टांगे दोनों जो है ना वो टूट गई, लेकिन अल्लाह ने उसको जिंदगी दी। मैंने अपने स्टेटमेंट दिए तो काफी मुझे भी थ्रेट्स मिलने लगी। इस तरह मैं जैकमाबाद सिंध से इस्लामाबाद आ गई अपनी जान बचाकर। अब आप 2 बहनें रह गईं और एक भाई डिसेबल रह गया। एक बहन और एक भाई का मर्डर कर दिया गया। जब आपकी बहन सनम का मर्डर कर दिया गया तो उसके कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे सनम बाजी के। तो उन बच्चों को भी आपने पाला है, उसके बाप ने पाला? नहीं, मेरे पास है बच्चे, मैं पाल रही हूँ। उन बच्चों को आपने कैसे पाला? जब मैं इस्लामाबाद आई थी तो इस तरह रहती थी कि मैं सफाई करती थी, बर्तन धोती थी, खाना बनाती थी, तो फिर वो हमें अपने घर में रखते थे। यानी लोगों के घरों में काम कर करके उन यतीम बच्चों की परवरिश भी आपने की अपनी बहन के? जी बिल्कुल। और वो जो डिसेबल आपका भाई है उसकी भी अटेंडेंट आप ही बनी और उसको भी आपने संभाला? जी, मैंने ही संभाला है उसे। और एक आपकी जो बहन थी वो किधर गई? वो गांव में जो हमारा इलाका है ना वहाँ पर उसकी शादी हुई है। वो अपने घर वाली है? जी, अपने घर। इस वक्त आप और आपका जो डिसेबल भाई है और आपकी बहन के वो जो मस्कीन बच्चे हैं आप उनकी किफालत करते हैं? मैं किफायत कर ये रही हूँ। धक्के क्यों दिए गए जब आप इस्लामाबाद में शीरी मजारी साहिबा के ऑफिस में गई? मैं 2 साल से उनकी ऑफिस जा रही थी लेकिन मुझे रिस्पांस नहीं मिल रहा था। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे था तो मैं उस उम्मीद पर गई थी कि शायद आज शीरी मजारी साहिबा मेरा केस सुने। जब मैं उनकी ऑफिस गई तो उनका जो पीए से इब्रार, उसने मुझे कहा कि आप 2 सालों से आ रही है, मैं आपको यही कहता हूँ कि ये एक शोपीस मिनिस्ट्री है। फिर भी मैंने उनसे इसरार किया कि सर काइंडली मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मैम शीरी मजारी से कहे कैबिनेट में असेंबली में मेरे लिए बात करे। इसकी फैमिली में इतने ज्यादा मर्डर हुए और आई विटनेस में मैं हूँ, मुझे काफी थ्रेट थे, तो मेरे वीडियो लिंक पे बयान रिकॉर्ड किए जाए। जब मैंने उनसे ये कहा तो उसने मुझे कहा कि आपके भाई बहन कोई मिनिस्टर थे कि हम उनके केस का नोटिस ले। मुझे बाहर निकाल दिया गया। जब बाहर निकले तो गनमैन खड़े थे उनके ऑफिस के बाहर, तो कहने लगे अगर आप दूसरी बार आई तो फिर हम आपको इनके हवाले कर देंगे। जैसे उसने ऐसा कहा तो उसके जो गनमैन थे उन्होंने अपनी गन में हाथ रखा। आप इंसाफ लेने वहाँ गई, अगर आप दोबारा वहाँ जाती तो वो उसी पिस्टल से आपका भी मर्डर कर देते। धमकी यही थी? जी जी। शीरी मजारी साहिबा इंसानी हकूक की वजीर हैं और उनके पीएस को कहते रहे कि ये मिनिस्ट्री तो एक शो पीस है, आप यहाँ पर क्या लेने आई हैं? अगर आपके 4 मर्डर फैमिली के हो गए हैं तो आप क्या कोई मिनिस्टर है जो आपको इंसाफ मिलेगा? गार्ड्स की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये अगर इधर आई तो इनके साथ जो सलूक आपने करना है खुद ही करना। और उस दौरान उन गार्ड्स ने अपने असलहे पर भी हाथ रख लिया। ये किस किस्म का धमकी आमेज पैगाम था इनके लिए, इसका फैसला आपने करना है। न्याय साहब आप मुझे बताइएगा, शीरी मजारी साहिबा इंसानी हकूक की वजीर हैं, आप उनके या उनके पीएस के इस इकदाम को कैसे देखते हैं? मैं तो कॉल की थी, मैंने शीरी साहिबा को भी अपना प्रोटेस्ट लिखवा दिया था और मैंने उसके पीएस को भी कॉल की और इसको कॉन्फ्रेंस में लिए, वहाँ पार्किंग में खड़ी रो रही थी, बड़ी बेहसी फील हुई। उसने मुंह पे फोन बंद कर दिया और पहले मेरे से तो बात करता रहा, जब ये बोलना शुरू हुई तो फौरन फोन रख दिया अपनी बात करते साथ ही। वो ये चीज रियलाइज नहीं कर रहे थे कि उनके दफ्तर में ह्यूमन राइट्स डे पे एक यतीम आई थी, 4 मर्डर के केसेस का दर्द लेके आई थी, यतीम बच्चों को पाल रही थी, 22 साल की बच्ची, वो उनकी कहानी लेके आई थी आपके सामने, उनका केस लेके आई थी। ये जो आपने केसेस डिस्कस किए जमीन के, मर्डर के, इनके और इंसाफ के बीच में एक ही चीज रहेगी, वो है नयाब। बाकी तो एक मासूर भाई है और वो यतीम बच्चे हैं, जाहिर है वो तो केस लड़ने से रहे। तो अगर नयाब का मर्डर हो जाता है, क्या ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री नयाब जो उनके पास दोबारा अपनी बात करने आती है, क्या ये जवाब ये होंगे? जाहिर है इन्होंने भूल जाना है। और ये बताएं नयाब क्या मुद्दई कौन बनेगा? अदालतों से इंसाफ नहीं मिला और वो इंतजामिया की एक वजीर के पास गई और उनका पीएस कह रहा है कि आप मिनिस्टर नहीं है, तो फिर ये इंसानी हकूक की जो वजारत है इसको बंद कर देना चाहिए। मुझे भी उसने बड़ी बेबसी दिखाई फोन में कि हम क्या कर सकते क्या नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आप ये जरूर कर सकते हो, आप इसकी एक रिक्वेस्ट है कि कैबिनेट में रेज करो और इंटीरियर मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखो कि केस स्पेशल नौयत के, आप लोकल कोर्ट को लिखो, सेशन जज को लिखो, सिंध के चीफ जस्टिस को लिखो कि ये केस को इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाए, क्योंकि इस बच्ची की जिंदगी खतरे में, 2 साल से इस्लामाबाद में छुपी हुई है। वो इतना भी नहीं कर सकते, फिर 5वां मर्डर ही सही।
अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, अगर इनका मर्डर हो जाता है तो इनका मदई कौन बनेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये आम लीगल केस नहीं है, ये एक ऐसा केस है जिसमें इसको मार दिया जाए तो आगे कोई इसका वाली वारिस नहीं है। वो मार दिया इसलिए भी जाएगा कि 100 करोड़ की प्रॉपर्टी का मामला है और यहाँ पर तो लोग 1 रुपया नहीं छोड़ते। आखिर में आप इमरान खान साहब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से या किसी भी स्टेक होल्डर से जो हमारी इस वीडियो को देख रहा है कोई पैगाम देना चाहें तो दे सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से मैं अपील करती हूँ कि मेरे केस का नोटिस ले और मेरे जो स्टेटमेंट है वो वीडियो लिंक पे रिकॉर्ड की जाए ताकि उन जालिमों को सजा मिले और मुझे इंसाफ मिल सके। न्याय साहब, आपके भी एक घर का फर्द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, आप पर्सनल कैपेसिटी में भी कोई रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे? जो लोकल लेवल पे वकील है वो भी इनके साथ दगा कर चुके हैं, धोखा दे चुके हैं इनको। इनफैक्ट लॉ कमिश्नर जो वाइट फीमेल है वो उसने भी इनके साथ धोखा किया। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप एक यतीम के साथ सारे खड़े हो, सुप्रीम कोर्ट इनका केस सुनिए, काइंडली इस केस को एंड मंथ तक इंजाम तक अपने होते हुए पहुंचाएं। आप इन लोगों, इन दरिंदों को बताएं कि सिंध में भी एक बलोच की बेटी को उसका हक, चाहे उसकी माँ पंजाबी हो, तो मिल सकता है। असल खतरा क्या है सारे वडेरों को, इसको बड़े बड़े वडेरे भी आते हैं, कहते हैं वहाँ जिरगा बैठा है कि तुम मर्डर केस वापस लो, हम तुम्हें 8 करोड़ रुपए देंगे। ये जिरगा कब बैठा है? ये जिरगा बैठे तकरीबन 6 महीने भी नहीं हुए, शायद 6 महीने पहले ऑफर की गई कि 8 करोड़ रुपया उन 4 मर्डर्स के बदले में ले लो, एक लाश की कीमत 2-2 करोड़ लगाई गई है। हम अटेस्टेड थंब के स्टैम्प पेपर पे जिरगे का पेपर है वो भी आपको देंगे। नयाब की ये जंग खाली इसके लिए नहीं है, अगर इसको मिल गई गलती से लैंड में हिस्सा, पूरे सिंध में लड़कियों को पता चल जाएगा कि सिंध की बेटियों को अपना जमीनों में हक मिलने लग जाएगा। और इस केस की एक नौयत है, ये आधी जमीन इसकी बलोचिस्तान में, आधी सिंध। तो जी ये ऊंट किस करवट बैठेगा इसका फैसला तो वक्त करेगा, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे और हमारा जो निज़ाम इंसाफ है, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जो कुछ आप इनके लिए कर सकते हैं जरूर करें। और इंसानी हकूक की विफाकी वजीर हैं शीरी मज़ारी साहिबा, उनसे भी हाथ जोड़कर अपील है कि आप अपने स्टाफ के रवैये पर भी रिव्यू करें। 4 मर्डर्स हुए, 4 जनाजे इनके घर से उठे और अगर 5वां अल्लाह ना करे इनका भी मर्डर हो जाता है तो कोई मुद्दई नहीं बनेगा और वो 100 करोड़ रुपए की जो जायदाद है वो इनके सुतेले बहन भाई हथिया लेंगे। और न्याजी साहब ने बड़ी एक खूबसूरत बात की कि सिंध में, बलोचिस्तान में और मतवसत जितने भी एरियाज हैं अंदरूनी सिंध के, जैकबाबाद के, वहाँ पर लड़कियों को अभी तक विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता। अगर इनको हिस्सा मिल जाता है तो बाकी लड़कियों को भी शय मिलेगी कि वो भी अपनी करोड़ों अरबों की जायदादों में से कुछ लाखों की हिस्सेदार बन सके। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।